हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एनटीटी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुद्धि निर्माण व बहुआयामी बुद्धि। ठीक है, एनटीटी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। 4th चैप्टर है आपका बुद्धि निर्माण व बहुआयामी बुद्धि। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, तो सभी ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना, और जिसको कोई भी डाउट हो वो मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो हमारे एनडीसी एकेडमी ऐप पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बुक को डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। पशुओं की तुलना में मनुष्य को कई ज्ञानात्मक योग्यताओं से संपन्न मानते हैं। ये उसे विवेकशील प्राणी बनाती है। मनुष्य में तर्क करने, मनन करने, समझने व नई स्थिति का सामना करने की योग्यता होती है। निश्चित रूप से वह पशुओं से श्रेष्ठ है, परंतु सभी मनुष्य एक से नहीं होते। वे कौन से कारण हैं जिनके कारण एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा किसी विशिष्ट स्थिति के प्रति अधिक प्रभावशाली अनुक्रिया करता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरों की अपेक्षा किसी विशिष्ट स्थिति के प्रति अधिक प्रभावशाली अनुक्रिया करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रुचि, अभिवृत्ति, प्राप्त ज्ञान एवं कौशल की सफलता प्राप्त में महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु फिर भी ऐसा कोई तत्व अवश्य है जो इन विभिन्नताओं का कारण है। मनोविज्ञान ने इसे बुद्धि कहा जाता है। सब इंसान एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माइंड सेटअप अलग है, सबकी मेंटेलिटी अलग है। जरूरी नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आप भी सोचेंगे। ठीक है, इसी के बाद इसने बोला वैज्ञान अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। टर्मन के अनुसार क्या है? व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में बुद्धिमान कहलाता है। रोस नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। मन नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क में नमनीयता बुद्धि है। बर्ट बुद्धि अच्छी तरह निर्णय लेने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। वेस्लर बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की वे मानसिक व ज्ञानात्मक योग्यताएं हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती है और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायता हो जाती है। इसके बाद बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं। बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने हेतु बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो इस प्रकार है। इसके अंदर बहुत सारे इसको सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अंदर फर्स्ट है कारक, सेकंड है द्विकारक सिद्धांत, थर्ड है बहुकारक सिद्धांत और फोर्थ है आपका समूह तत्व सिद्धांत और पांचवा है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत। तो हम फर्स्ट सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया। अल्फ्रेड बिने ने कारक का प्रतिपादन किया। बुद्धि में केवल एक तत्व या उपस्थिति बताई है जो कि व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होता है। एक व्यक्ति में यदि बुद्धि का भंडार है तो वह उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकता है और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु यह सिद्धांत यही व्याख्या नहीं करता। जो व्यक्ति गणित में निपुण है वह अंग्रेजी विषय में भी निपुण हो, यह आवश्यक तो नहीं है। इसी प्रकार विज्ञान का छात्र कला में भी अच्छे अंक प्राप्त करे, यह आवश्यक तो नहीं है। द्विकारक सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। एक सामान्य तत्व होता है जो सभी बौद्धिक क्रिया में विद्यमान रहता है तथा एक विशिष्ट तत्व जो सभी क्रियाओं में विद्यमान नहीं रहता। सामान्य तत्व तथा किसी एक विशिष्ट तत्व में जितना उच्च सह संबंध होगा व्यक्ति उस विशिष्ट तत्व के क्षेत्र में उतना ही अधिक प्रगति करेगा। बहुकारक सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक E.L. थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं होती है जो कि विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। बुद्धि में आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति होनी चाहिए, भाषण योग्यता होनी चाहिए,
ठीक है। समूह तत्व सिद्धांत में क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं इसको। वे तत्व जो सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संख्या दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है, थर्स्टन। ठीक है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। फर्स्ट है प्रेक्षण योग्यता, सेकंड अंक योग्यता, थर्ड है शाब्दिक, फोर्थ है वॉक, फिफ्थ है स्मरण शक्ति, सिक्स्थ है तार्किक और सेवंथ है पर्यवेक्षण शक्ति। ठीक है। 5वां आपका पॉइंट है प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इसमें से कुछ भी तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी संभव है कि 2 या अधिक परीक्षाओं में भी एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे। जब उनमें से एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है, यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें से कोई भी तत्व सामान्य न होकर प्रत्येक तत्व विशिष्ट हो। एक एग्जाम दे रहे हैं, जरूरी तो नहीं है सारे एग्जाम हम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में बहुआयामी सिद्धांत पूछा है इसने। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का एक प्रतिमान विकसित किया। उन्होंने किसी भी मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों सक्रिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन में बांटा। सक्रिया से तात्पर्य हमारी उस मानसिक चेष्टा या कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन के विषय बनाते हैं, या इस प्रकार कहें कि इसे चिंतन या मनन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जाता है। जब हम चिंता करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उस चीज को सक्रिया बोला जाता है। चिंतन व मनन के लिए जिस प्रकार विषय वस्तु या सूचना सामग्री की सहायता लेते हैं, उसे बुद्धि को प्रयोग में लाने का दूसरा आधारभूत आयाम विषय वस्तु भी कहा जाता है। कंटेंट क्या होता है, जिसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं और जिसके ऊपर हम कुछ सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए कंटेंट ही है। बौद्धिक सक्रिया के द्वारा सूचना सामग्री या विषय वस्तु को लेकर जिस प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया की जाती है, उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद का नाम दिया जाता है, प्रोडक्ट। बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के व्यक्ति अपने को एक तथा दूसरे को समझता है। बुद्धि की विशेषताएं निम्न है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों को लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक माना जाता है। लिंग भेद के कारण बालकों व बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। नेक्स्ट है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के प्रकार। गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। एक तो मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक सामाजिक बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को इसका संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों व मशीनी कार्यों में विशेष रुचि लेता है। इस बुद्धि के बालक अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर तथा औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। मूर्त बुद्धि वाले। अमूर्त बुद्धि वाले, इनका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। वे व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि होते हैं। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्य से होता है। इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति मिलनसार,
सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले व मानव संबंध के ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं। ये व्यक्ति अच्छे व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अलग अलग कैटेगरी हो गए ना। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का वर्गीकरण इस प्रकार के अमूर्त बुद्धि, सामाजिक और यांत्रिक। उसने बोला अमूर्त बुद्धि कौन होते हैं? शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक, समाज में समायोजन किया जाता है। और यांत्रिक, यांत्रिक यंत्रों व बुद्धि भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। बुद्धि का मापन करने के लिए क्या किया गया? बुद्धि परीक्षाएं व्यक्ति को संपूर्ण योग्यता का मापन नहीं करती, पर वे उनके एक अति महत्वपूर्ण पहलू का अनुमान कराती है, जिसका शैक्षिक सफलता में और कुछ मात्रा में अन्य क्षेत्रों से निश्चित संबंध है। यही कारण है कि बुद्धि परीक्षाएं शिक्षा की महत्वपूर्ण साधन बन गई है। शिक्षा में इनका प्रयोग अनेक महत्वपूर्ण व व्यावहारिक कार्यों के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार है: सर्वोत्तम बालक में चुनाव हेतु, जो सबसे बढ़िया बच्चा है उसका चुनाव करना, पिछड़े बालकों का चुनाव करना, अपराधी व समस्यात्मक बालकों में सुधार, बालकों का वर्गीकरण करना, ठीक है, जो ज्यादा बुद्धि वाले हैं, जो कम बुद्धि वाले, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान, उनमें क्या रुचि है उस चीज का, बालकों की क्षमता अनुसार कार्य, उनका जो दिमाग कहता है, उनका जो दिल करता है वैसे कार्य आपको करवाने चाहिए खेल में और मान लीजिए पढ़ाई में। तो जैसे वो चाहते हैं उसी हिसाब से आप उनको पढ़ाइए ताकि वो रुचि लेंगे उस चीज में। बालकों का भावी सफलता का ज्ञान, ठीक है, राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान, जो दुनिया में बच्चे रह रहे हैं ना उनके बारे में भी उनको नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। बुद्धि का परीक्षण, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर आपको क्या है, प्रतिशत, वर्ग और बुद्धि बता रखा है, ठीक है। तो इनका कुछ मापन होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके छोटे क्वेश्चंस हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। जो कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। जो कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है।